है। और अगर ये एक्सटिंक्शंस कभी होती ही नहीं तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे क्रिएचर्स घूम रहे होते जिनको हम बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कुछ मास एक्सटिंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरी देखना। दोस्तों, ऑर्डोविशियन पीरियड को इस दुनिया की हिस्ट्री का सबसे जरूरी दौर समझा जाता है, क्योंकि इसी दौरान जमीन में पहली बार प्लांट्स आना शुरू हुए थे। पर हाँ, यहाँ मैं बड़े बड़े ट्रीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में इस दुनिया में लिवरवर्ट्स और मोजेस जैसे प्लांट्स ही आए थे। वैसे इसी टाइम पीरियड में यूरिप्टेरिड्स भी इमर्ज हुए थे। ये एक तरह के सी स्कॉर्पियंस हुआ करते थे और इन्हीं के ऑर्डर से इस दुनिया का सबसे बड़ा आर्थ्रोपॉड यक्लोप्टेरस भी आया था। इन यक्लोप्टेरस का साइज एक इंसान से भी बड़ा हुआ करता था। ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान जमीन में कोई भी एनिमल एग्जिस्ट नहीं किया करता था, क्योंकि एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ समंदरों में ही इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, अराउंड 444 मिलियन ईयर्स पहले जब इस दुनिया की तीसरी बड़ी आइस एज अपने उरूज में पहुंची तो बहुत से समंदर जमना शुरू हो गए और फिर ग्लोबल सी लेवल्स भी काफी कम हो गए। इसलिए शदीद सर्दी और पानी ना मिलने की वजह से 86% स्पीशीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई थी, जिसमें कैमेरोसेरस जैसे इस दुनिया के लार्जेस्ट सेफलोपॉड्स भी शामिल थे। बहरहाल दोस्तों, अगर ये पहली एक्सटिंक्शन कभी होती ही नहीं तो शायद लाइफ कभी समंदरों से बाहर ही नहीं आ पाती। दोस्तों, डिवोनियन पीरियड ही वो दौर था जिसमें टिकटैलिक जैसी फिश पानी से निकलकर जमीन में रहने के लिए इवॉल्व हो रही थी। बाद में ये फिश एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई और फिर उन एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स में और उसके बाद आखिर में रेप्टाइल्स से मैमल्स और बर्ड्स में। इसलिए अर्थ में घूमने वाले तमाम टेट्रापॉड्स, जिसमें आप भी शामिल हो, उनके इवॉल्व होने का क्रेडिट डिवोनियन पीरियड को ही जाता है। बहरहाल इसी दौर में डंक्लियोस्टियस नामी स्कूल बस के जितनी फिश और बहुत सी इनके जैसी आर्मर्ड फिश पूरे समंदरों में एपेक्स प्रेडेटर बनकर डोमिनेट कर रही थी। इसलिए तो इस टाइम पीरियड को एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। लेकिन अराउंड 372 मिलियन ईयर्स पहले कैल्वेसर इवेंट्स शुरू हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट समंदर में ऑक्सीजन की कमी होना था। इसी वजह से बहुत सी मिलियन साल पुरानी इन्वर्टिब्रेट्स की नस्लें एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। वाल इसी के 13 मिलियन साल बाद यानी 359 मिलियन ईयर्स पहले इस एक्सटिंक्शन का दूसरा फेज हैंगनबर्ग इवेंट शुरू होता है। माना जाता है इस इवेंट में अर्थ के करीब कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। इस एक्सप्लोजन की कॉस्मिक रेस ने अर्थ की ओजोन लेयर को कमजोर कर दिया था, जिसके नतीजे में सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचने लगी और यूं इस लंबी एक्सटिंक्शन में टोटल इस दुनिया की 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। दोस्तों, पर्मियन पीरियड ही शायद वो दौर था जिसमें इस दुनिया के अजीब तरीन एनिमल्स आए थे, जैसे कि इस डायमेट्रोडॉन को ही देख लीजिए। ये देखने में आपको स्पाइनोसॉरस के एंसेस्टर्स लग रहे होंगे, लेकिन असल में इनका ताल्लुक डायनासोर से ज्यादा हम इंसानों से था। और यही नहीं बल्कि पर्मियन पीरियड के समंदरों में हेलिकॉप्रियन नामी इस दुनिया की खतरनाक तरीन शार्क जैसी फिश पाई जाती थी। और इस दुनिया की हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा एनिमल आया होगा जिसका जो इनकी तरह खतरनाक और यूनिक होगा। लेकिन दोस्तों, किसको पता था आज से 252 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया की सबसे तबाहकुन एक्सटिंक्शन होगी। जी हाँ, इस ग्राफ को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि फेमस डायनासोर की एक्सटिंक्शन के मुकाबले पर्मियन एक्सटिंक्शन में ज्यादा तबाही हुई थी, क्योंकि इस एक्सटिंक्शन के दौरान मॉडर्न डे साइबेरियन ट्रैप्स नामी रीजन, जो उस वक्त पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के इस साइड पर था, वहाँ से मिलियन ऑफ ईयर्स तक वोल्केनिक इरप्शंस होती रही। इन इरप्शंस की वजह से बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेस आसमानों में फैल गईं, जिसके नतीजे में हजारों सालों के लिए एसिड रेन और साथ ही साथ शदीद ग्लोबल वार्मिंग हुई। और यूं इस तबाही की वजह से पानी में मौजूद 96% स्पीशीज और जमीन में मौजूद 70% वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। वैसे दोस्तों, अर्थ पर्मियन एक्सटिंक्शन में अपने सिस्टर प्लेनेट वीनस की तरह हो गई थी और बहुत से चांसेस थे कि शायद अर्थ से लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती।
ओवरऑल ट्रायसिक पीरियड के स्टार्टिंग के 10 मिलियन साल तो अर्थ को ग्रेट पर्मियन एक्सटिंक्शन से रिकवर करने में ही लग गए थे। पर हाँ, इसी दौरान डायनासोर्स और क्रोकोडाइल्स के एंसेस्टर्स आर्कोसॉर्स डाइवर्स होना शुरू हुए थे और इसी पीरियड के आखिर तक हमें हेरेरासोरस जैसे फर्स्ट डायनासोर्स और इस दुनिया के पहले उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स यानी टेरोसॉर्स भी देखने को मिल गए थे। वैसे यही वो दौर है जिसमें पहली बार ब्रासिलोडॉन जैसे ट्रू मैमल्स अपीयर होना शुरू हुए थे। बहरहाल ट्रायसिक पीरियड के समंदरों में इक्थियोसॉर्स नामी लार्जेस्ट मरीन रेप्टाइल्स राज किया करती थी। इनमें से कुछ नस्लों का साइज तो इस दुनिया के लार्जेस्ट एनिमल्स ब्लू व्हेल्स के जितना हुआ करता था। लेकिन 201 मिलियन ईयर्स पहले जब पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक होने वाला होता है तो दोबारा से वोल्केनिक इरप्शंस शुरू हो जाती हैं और यही नहीं बल्कि सी लेवल्स भी बहुत बुरी तरह से बढ़ जाते हैं और इन सब के नतीजे में अराउंड 76% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। वैसे इस एक्सटिंक्शन में ज्यादातर वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए थे जिन्होंने डायनासोर से पहले उनका रोल निभाया हुआ था। इसी वजह से इन एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होते ही डायनासोर्स को बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होने का मौका मिल जाता है। इसलिए तो जोरासिक पीरियड के स्टार्ट होते ही हमें डायलेफोसोरस जैसे शिकारी डायनासोर्स देखने को मिले और मजीद आगे एलोसोरस जैसे खतरनाक तरीन एपेक्स प्रेडेटर्स, साथ ही साथ जाइंट प्लेटेड डायनासोर स्टेगोसोरस भी जोरासिक पीरियड के ही आखिर में आए थे। वैसे इस बात में कोई शक नहीं, क्रेटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया के खतरनाक तरीन एनिमल्स आए थे क्योंकि जहां इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खौफनाक राजासोरस, ईसीसोरस जैसे जाइंट सोरोपॉड्स का शिकार कर रहे थे तो वहीं टीरेक्स जैसे हाईएस्ट बाइट फोर्स वाले डायनासोर्स पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर रहे थे। और यही नहीं बल्कि आसमानों में क्वेटज़ल्कोएटलिस जैसे इस दुनिया में आने वाले सबसे बड़े उड़ने वाले एनिमल्स मरे हुए डायनासोर्स और उनके बच्चों को बड़े मजे से खा रहे थे। वेल दोस्तों, यही वो दौर है जिसमें हमें लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स अर्जेंटिनोसोरस देखने को मिले थे। माना जाता है इन सोरोपॉड्स की लेंथ ब्लू व्हेल से भी बड़ी हुआ करती थी और तो और न सिर्फ रेप्टाइल्स जमीन में अपना राज कर रही थी बल्कि समंदरों में भी मोसासोरस जैसे एपेक्स प्रेडेटर्स घूम रहे थे। लेकिन 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड तकरीबन 15 बुर्ज खलीफा के जितना मिलियन ऑफ ईयर्स का फासला तय करके अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। इतनी तेजी से कि ये हिट करने से पहले सन की सरफेस जितना गर्म हो जाता है और जैसे ही ये अर्थ से टकराकर बिलियन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज करता है तो ये अपने आसपास की हर जिंदा चीज को तो भाप बना ही देता है। लेकिन जो मटेरियल इसके टकराने के बाद अर्थ से इजेक्ट होता है वो शदीद गर्म ग्लास और रॉक की शक्ल में एनिमल्स में बारिश की तरह बरसता है। और ना सिर्फ ये बल्कि इससे रिलीज होने वाली शॉक वेव्स अर्थक्वेक्स और ऐसे सुनामीज पैदा करती हैं जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो डस्ट इस एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद आसमान में जाती है वो काफी सालों के लिए प्लेनेट को एक क्लाउड की शक्ल में कवर करके सनलाइट को ब्लॉक कर देती है जिसके नतीजे में अर्थ शदीद ठंडी हो जाती है और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करने की वजह से मुरझाने लगते हैं। इसलिए जब हर्बीवरस डायनासोर्स ठंड और भूख से मरना शुरू हो जाते हैं तो कार्निवरस डायनासोर्स भी शिकार न मिलने और एक दूसरे को मारने की वजह से खत्म होने लगते हैं और यूं इस खतरनाक एक्सटिंक्शन में टोटल अर्थ से 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। खास तौर में नॉन एवियन डायनासोर्स की तमाम स्पीशीज और जो एवियन डायनासोर्स यानी मॉडर्न डे बर्ड्स के एंसेस्टर्स बच जाते हैं वो आज भी आपके घर के पास उड़ रहे हैं। बहरहाल क्रेटेशियस पीरियड के बाद कुछ ही मिलियन सालों में खौफनाक और खतरनाक तरीन मैमल्स अर्थ को डोमिनेट करने लग जाते हैं और बाद में मिलियन ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद हम इंसान भी इवॉल्व हो जाते हैं जिसमें सबसे पहले प्रोकॉन्सल जैसे अर्ली प्राइमेट्स अपीयर होते हैं, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे दो पैर में चलने वाले अर्ली ह्यूमंस और फाइनली आप और मैं इवॉल्व होते हैं। फिर आप मेरी वीडियोस देखना शुरू करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते।